स्टैटिक की कर्कश आवाज, फिर जमीन और अनलिमिटेड अंधेरे के बीच 350 किलोमीटर का ब्रिज बनाते हुए एक आवाज। अप्रैल 1985 में एक वाक्य एक नेशन की गूंज बन गया। सारे जहां से अच्छा। विंग कमांडर राकेश शर्मा, स्पेस में फर्स्ट इंडियन सिटीजन। उन्होंने नीचे देखते हुए पोएट्री कही और एक कंट्री ने उसे सुना। प्राउड का एक मोमेंट। एक नेशन ने खुद को स्टार्स के बीच रिफ्लेक्ट होते हुए देखा। फिर ह्यूमन स्पेस फ्लाइट में 48 ईयर्स की खामोशी, जब दुनिया परमानेंट स्टेशन, रियूजेबल शटल और प्राइवेट रॉकेट्स बना रही थी। इंडिया की जर्नी एक शांत रास्ते पर चल रही थी। ये एब्सेंस की स्टोरी नहीं है, बल्कि पेशेंट, स्ट्रेटेजिक कंस्ट्रक्शन की स्टोरी है। एक नेशन ने सिंबोलिज्म से ज्यादा ऑटोनॉमी को चुना। ऐसे सिस्टम्स बनाए जो एक दिन उसके लोगों को कैरी करेंगे। इनफाइनाइट आर्काइव प्रेजेंट करता है स्पेस में इंडिया के कमबैक की अनटोल्ड स्टोरी। शर्मा की सिंगल फ्लाइट से गगनयान और उसके बाद तक हम 41 ईयर्स के कंस्ट्रक्शन को हाईलाइट करेंगे। उस खामोशी को समझने के लिए हम कोल्ड वॉर में वापस जाते हैं, एक जियोपॉलिटिकल चेस बोर्ड जहां स्पेस फ्लाइट पावर थी और पार्टनरशिप इंपॉर्टेंट थी। हम 1986 में वापस जाते हैं और उस मिशन पर जो एक मिथ बन गया था। सोवियत इंटरकोस्मोस प्रोग्राम के तहत एक मिशन के लिए इंडिया एयरफोर्स से 2 ऑफिसर्स को चुना गया। कड़े टेस्ट के बाद विंग कमांडर राकेश शर्मा मेन एस्ट्रोनॉट बने। सेंट्रीफ्यूज, हाइड्रोपूल और 72 घंटे का आइसोलेशन टेस्ट, बॉडी और माइंड का हर टेस्ट। उन्होंने स्टार सिटी में ट्रेनिंग ली, अक्सर ट्रांसलेटेड मैनुअल से सोयूज सिस्टम्स को सीखा। लैंग्वेज और हार्डवेयर ओन ऑब्स्टैकल थे, जिनसे डिसिप्लिन और दोस्ती से डील किया गया। सोवियत कमांडर्स उनकी परफॉर्मेंस को रेस्पेक्ट करते थे। पॉलिटिकल राइवलरी के बीच एक शेयर्ड ह्यूमन स्टोरी। 3 अप्रैल 1985 को सोयूज T-11 को बैकोनूर से लॉन्च किया गया। शर्मा सैल्यूट 7 से जुड़े और लगभग 8 दिन ऑन ऑर्बिट में बिताए। उन्होंने 46 एक्सपेरिमेंट्स किए, इंडिया की मल्टी स्पेक्ट्रल इमेजिंग से लेकर माइक्रोग्रेविटी में योग स्टडीज तक। प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी के साथ एक लाइव कॉल पर उन्होंने एक पोएम की लाइन से आंसर दिया और एक नेशन का दिल प्राउड से भर गया। उनके वर्ड्स नेशनल प्राइड का सिंबल बन गए। वह हीरो के वेलकम और अशोक चक्र के साथ वापस आए, पर वह विक्ट्री तुरंत रेगुलर ह्यूमन फ्लाइट प्रोग्राम में नहीं बदली। इतना लंबा गैप क्यों? क्या यह एक फेलियर था, इंडिफरेंस था, या कुछ और गहरा? आंसर है पहले कैपेबिलिटी बनाने की एक सोची समझी चॉइस, एक टफ लॉन्ग टर्म गेम। हम अब उस बिल्डिंग को फॉलो कर रहे हैं, 4 डिकेड्स का फंडामेंटल काम। इसरो बना था डेवलपमेंट के लिए प्रैक्टिकल स्पेस के सपने के साथ। कम्युनिकेशन, रिमोट सेंसिंग और वेदर फोरकास्टिंग लाखों लोगों के काम आए। ये सब देश के लिए जरूरी था, कोई नाम कमाने के लिए नहीं। स्पेस में इंडिपेंडेंटली पहुंचना तब बहुत जरूरी हो गया था, क्योंकि दूसरों पर डिपेंड करना महंगा और रिस्की था। इसरो ने रिलायबल लॉन्च व्हीकल्स बनाने पर फोकस किया। PSLV उनका मेन काम बन गया। लेकिन जैसे जैसे पेलोड की डिमांड बढ़ी और पावरफुल लॉन्च व्हीकल्स की जरूरत पड़ी, फिर आया GSLV और कॉम्प्लेक्स क्रायोजेनिक इंजन का चैलेंज। 1913 में एक टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की फेलियर ने अपनी टेक्नोलॉजी डेवलप करने पर मजबूर कर दिया। इसके बाद 20 सालों तक रिसर्च, टेस्टिंग और इटरेशन चलती रही। 2014 में इसका रिजल्ट मिला। C-20 क्रायोजेनिक इंजन ने एक नए पावरफुल रॉकेट को पावर दी। LVM-3 ने प्रूव किया कि इंडिया रिलायबली बड़े पेलोड ऑन ऑर्बिट में प्लेस कर सकता है। हर टेस्ट ने फ्यूचर के ह्यूमन मिशंस के लिए कॉन्फिडेंस बिल्ड किया। कई दशकों तक ये काम आम लोगों के लिए इनविजिबल था। सॉफ्टवेयर, एवियोनिक्स, गाइडेंस, लाइफ सपोर्ट रिसर्च, हर सब सिस्टम बाद में इंसानों को सेफली ले जाने के लिए जरूरी हो गया। इस बीच वर्ल्ड परमानेंट स्टेशन, यूजेबल सिस्टम्स और नए नेशनल प्रोग्राम्स बना रहा था। इंडिया ने स्लो, श्योर पार्ट चूज किया। क्रू भेजने से पहले कैपेबिलिटीज हासिल करना। वो फाउंडेशन रोबोटिक एक्सप्लोरेशन में पे ऑन ऑफ हुई, जिसने प्रूव किया कि सिस्टम्स काम करते हैं। फिर चंद्रयान, मंगलयान और वो सीखें जो इंसानों को वापस स्पेस में ले जाएंगी। 2008 में भारत का पहला सीरियस लूनर मिशन चंद्रयान 8 लॉन्च किया गया था। इसने चांद का मैप किया और पोलर रीजन्स में वाटर आइस के एविडेंस ढूंढे। छोटा बजट, बड़ा इनोवेशन, ग्लोबल इम्पैक्ट। 2013 में मार्स ऑन ऑर्बिटर मिशन ने अपनी पहली कोशिश में मार्स पर एक सक्सेसफुल मिशन पूरा किया। सटीक नेविगेशन और कॉस्ट इफेक्टिव इंजीनियरिंग ने दुनिया को हैरान कर दिया। दुनिया ने ध्यान दिया, भारत कम में अधिक कर सकता है। 2019 में चंद्रयान 2 चांद की ऑन ऑर्बिट में पहुंच गया, लेकिन विक्रम लैंडर सॉफ्ट लैंडिंग में फेल हो गया। फेलियर ने डेटा दिया भविष्य के सिस्टम्स को और भी मजबूत बनाने के लिए। 2023 में
चंद्रयान-3 चांद के साउथ पोल पर सक्सेसफुली लैंड हुआ, रेपुटेशन से सक्सेस। रोबोटिक मिशंस ने नेविगेशन, कम्युनिकेशन और लैंडिंग को वैलिडेट किया, जो ह्यूमन मिशंस के लिए बहुत ज़रूरी है। हर मिशन ने सिस्टम इंजीनियरिंग में बड़ी सीख दी। जैसे ही प्राइवेट इंडस्ट्री ने स्पेस में एक्सेस को आसान बनाया, भारत ने अपनी सरकारी शक्ति की विश्वसनीयता को और भी बढ़ाया। इसरो ने इंटरनेशनल लेवल पर कून परेड किया, साथ ही स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी बनाए रखी। 2020 की शुरुआत तक सब कुछ तैयार था। लॉन्च व्हीकल, क्रू मॉड्यूल, ह्यूमन रेटेड सिस्टम्स। सवाल अब अगर का नहीं, बल्कि कब का था। गगनयान एक ऐसे प्रोग्राम के रूप में सामने आया जो इंडियंस को फिर से स्पेस में ले जाएगा। अगला, रोबोटिक एक्सपर्टीज से इंसानों को वापस स्पेस में ले जाने का सफर। 2018 में गगनयान प्रोग्राम की घोषणा की गई थी। भारत की अपनी धरती से इंसानों को स्पेस में भेजने का प्लान। यह एक नेशनल प्रोग्राम है जो दशकों के काम को ह्यूमन मिशन से जोड़ता है। क्रू मॉड्यूल, एस्केप सिस्टम, LVMT की ह्यूमन रेटिंग, सबको नए इंजीनियरिंग की जरूरत थी। व्योमनाट्स ने सेंट्रीफ्यूज, पैराबोलिक फ्लाइट्स और सर्वाइवल ट्रेनिंग ली। माइक्रोग्रेविटी सिमुलेशन, मेडिकल प्रोटोकॉल और इमरजेंसी ड्रिल की अच्छे से प्रैक्टिस की गई। कठोरता और रिडंडेंसी क्रू सेफ्टी को एंश्योर करेंगे। सीखने की स्पीड बढ़ाने के लिए भारतीय क्रू ने इंटरनेशनल पार्टनर्स के साथ ट्रेनिंग ली। ग्रुप कैप्टन शुभ्रांशु शुक्ला एक्सियोम 4 मिशन पर ISS गए थे, जो गगनयान के लिए एक क्रिटिकल डेटा था। 18 दिनों के इस मिशन ने ऑपरेशनल इंसाइट्स और माइक्रोग्रेविटी डेटा प्रोवाइड किया। क्रू मॉड्यूल और री एंट्री को वैलिडेट करने के लिए G1 और G2 नाम की 2 अनक्रूड टेस्ट फ्लाइट्स प्लान की गई थीं। सेफ सेपरेशन और रिकवरी एकदम सही होनी चाहिए। व्योमित्रा, एक ह्यूमनॉइड रोबोट, इंसानों के उड़ने से पहले केबिन की कंडीशन चेक करेगी। LVMT को ह्यूमन रेटिंग अपग्रेड मिला। एवियोनिक्स, रिडंडेंसी और एक लॉन्च एस्केप सिस्टम। एबॉर्ट टेस्ट और एस्केप प्रोसीजर की रेगुलरली प्रैक्टिस की गई। हर बोल्ट को टेस्ट करना होगा, हर सॉफ्टवेयर लूप को वैलिडेट करना होगा। गगनयान सिर्फ टेक्नोलॉजी से बढ़कर है, यह नेशनल आइडेंटिटी और साइंटिफिक एस्पिरेशन है। 1 बिलियन लोगों के देश में ह्यूमन स्पेस फ्लाइट बहुत कम प्रोजेक्ट्स की तरह इमेजिनेशन को कैप्चर करता है। सक्सेसफुल अनक्रूड टेस्ट्स ने क्रूड फ्लाइट G3 का रास्ता खोल दिया। सिस्टम्स को वैलिडेट करने के बाद भारत अपने नागरिकों को अपनी धरती से लॉन्च करने के लिए तैयार था। लेकिन गगनयान एक शुरुआत है, एंड नहीं। ये परमानेंट ऑर्बिटल प्रेजेंस की तरफ एक कदम है। इसरो के लॉन्ग टर्म प्लान में इंडियन स्पेस स्टेशन भी है, जो 2035 तक एक परमानेंट ऑर्बिटल रिसर्च फैसिलिटी होगा। माइक्रोग्रेविटी रिसर्च, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट और इंटरनेशनल कोलैबोरेशन इसके मेन गोल होंगे। 2040 तक इंडिया मून पर लॉन्ग टर्म मिशन प्लान कर रहा है, जिसमें रोवर्स, लैंडर्स और मून पर ह्यूमन मिशन भी शामिल है। इंफ्रास्ट्रक्चर, रिसोर्स एक्सप्लोरेशन और सैंपल रिटर्न, ये सब इस प्लान का पार्ट हैं। शर्मा के मोमेंट से गगनयान तक की ये जर्नी एक स्ट्रेटेजी दिखाती है। पेशेंट इंजीनियरिंग, फेलियर से सीखना और शांत कॉन्फिडेंस। इंडिया अब स्पेस में सिर्फ एक गेस्ट नहीं है, ये अब स्पेस एक्सप्लोरेशन का एक आर्किटेक्ट बन रहा है। 41 साल कोई खालीपन नहीं था, बल्कि ये एक सॉलिड प्रिपरेशन थी। ऑटोनॉमी की तरफ एक स्लो, वेल प्लान्ड जर्नी। शून्य से शुरू होकर एक आवाज से लेकर स्पेस में नई जनरेशन तक, ये कहानी चलती रहेगी। ये था इन्फिनिट आर्काइव। ह्यूमन अचीवमेंट्स की छिपी हुई हिस्ट्री के बारे में और जानने के लिए सब्सक्राइब करें।